तो आप सभी को मेरा नमस्कार और कैसे हैं आप सभी। आज हिंदी में हमें हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंदी में चल रहा था वाक्य भेद, लगभग वाक्य भेद में सब कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको फिर भी कुछ नहीं सुनना हो तो आप उसको बता दीजिएगा कि कोई सवाल हो अगर तो बता दीजिए, ठीक है। वाक्य भेद में चल रहे हैं विराम चिन्ह। जैसा कि हमने कहा था कि ये अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, वो से सोचते हैं लगाने की आवश्यकता ही क्या है, जरूरत ही क्या है ऐसा करने की। तो अगर जिसे अर्थ का अनर्थ नहीं करवाना है तो वो इसका प्रयोग बहुत सही करेंगे और इसका अध्ययन भी करेंगे, समझ रहे हैं। तो इसका भाग 1 हो चुका है, भाग 2 चल रहा है ये। तो शुरुआत करते हैं। देखिए भाग 1 में काफी चिन्ह हो चुके हैं, भाग 2 की बात। तो इसमें आया है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा लगा होता है, ये यहाँ देखिए साथ साथ लगा हुआ है, पहचान कर सकते हैं आप। सीधी सी बात, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ध्यान नहीं देना है। प्रश्न जैसा कि नाम आया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक वाक्य जब होंगे तो उनके अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल समझते हैं। वहां क्या रखा है, देखिए क्या आ गया, वहां क्या रखा है। हम प्रश्न तो कर रहे हैं कि वहां क्या रखा है, वहां क्या रखा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। जहां भी हम प्रश्न करें तो उस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगना होता है। जैसे तुम दिल्ली कब जाओगे, इससे पहचान हो रही है, सवाल किया गया तुम दिल्ली कब जाओगे। अब आज जाए कल जाए जो भी है जवाब तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले हमने किया है सवाल। तो प्रश्न करने पर हमें कौन सा चिन्ह लगाना है, तुम दिल्ली कब जाओगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब आप खुद सोचिए कि अगर हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और सब में हम पूर्ण विराम लगाते रहे तो क्यों अच्छा लगेगा। क्या पता चलेगा कि कहाँ सवाल हो रहा है, कहाँ विस्मय हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ हमें रुकना है, कहाँ कम रुकना है, कहाँ ज्यादा रुकना है, नहीं समझ में आएगा ना। इसलिए सबके हर वाक्य के हर जो भाव है, जो विचार है, उनका अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अब जब प्रश्न किया जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा तो और भी अच्छा लगेगा, ठीक। माँ ने खाने में आज क्या बनाया, माँ ने खाने में आज क्या बनाया, तो क्या बनाया, कुछ तो बनाया होगा, जवाब मिलेगा। लेकिन जवाब से पहले सवाल किया तो सवाल को और खूबसूरत बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का लगना जरूरी होता है। जैसे नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सारे ही आभूषणों का प्रयोग करेगी, अपने आप को सजाएगी, उसी तरीके से हमें भाषा को लिखते समय क्या करना चाहिए, इन चिन्हों से, ये जो विराम चिन्ह होते हैं इनसे सजाना चाहिए, तब वाक्य और सुंदर लगता है देखने में। अगला देख लेते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है, आप देख सकते हैं। इसमें पहली बात तो ये आई है कि विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा आदि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जहां ये चिन्ह आएगा या तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, या बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा, या बहुत ज्यादा घृणा होगी, वहां पर हमें पता लग जाएगा कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ कैसे है, देखिए, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया। अब सारे वाक्यों के बाद हम ये चिन्ह तो लगाना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, तो जहां जरूरत हो बस वहां हमें ये चिन्ह लगाना है। देखिए हाय, मुंह से क्या निकला, आश्चर्य, एकदम शोक वाली स्थिति हमारे पास आ गई। हाय, कुछ बुरा हमने सुन लिया और हमारे मुंह से अचानक से कौन सा भाव निकल गया, हाय निकल गया, और जैसे ये निकला हमने इस पर विस्मय लगा दिया, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया। बेचारा व्यर्थ में मारा गया, फिर हमने अपनी बात पूरी की और पूर्ण विराम लग गया। तो इसका ध्यान रखना, हाय बेचारा व्यर्थ में मारा गया, या हम कह सकते हैं वाह कितना सुंदर नजारा है, कह सकते हैं। तो वाह है, शाबाश है, छी वाली स्थिति आ जाती है, हाय है। इन सब के बाद, इन शब्दों के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला यदि देखें तो संबोधन सूचक शब्द के बाद भी, संबोधन सूचक शब्दों के बाद भी क्या लगता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए जब हम समूह में संबोधित करते हैं ना, समूह में, तो वहां तो लगता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। लेकिन जैसे हमें किसी अपने दोस्त को बुलाना है, जैसे अनीता तुम इधर आओ, हम ऐसे कहना चाह रहे हैं, तो अनीता के बाद अल्प विराम भी लग सकता है। पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, अल्प विराम का प्रयोग भी हो जाता है। तो संबोधन सूचक शब्द के बाद में ज्यादातर क्या लगता है, जब हम समूह में बताते हैं तो स्थिति जाती है विस्मयादि बोधक चिन्ह में। जैसे हमने कहा मित्रों, ये हम नहीं कहते, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं,
ठीक है मित्रों, अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, तो मित्रों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया। इसके अलावा साथियों, साथियों फिर जब हम इसमें, क्योंकि हम किसी को क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, किसे संबोधन कर रहे हैं, बस जिसे भी संबोधन कर रहे हैं उस शब्द के बाद में, जैसे साथियों को संबोधित किया गया है तो उसके बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लग जाएगा। तो साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। आगे देखते हैं। अगर कहें अतिशयता को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग भी करना पड़ जाता है। जब अति हो जाए तो वहां क्या करेंगे, अब बराबर तो नहीं, कहीं पर ठीक है और कहीं पर ज्यादा अति हो रही, तो अतिशय जब हो जाए तो अति को प्रकट करने के लिए कभी कभी 2-3 विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लग जाते हैं। वो कैसे लगते हैं देखिए, अरे अरे वह मर गया, शोक, अब शोक है तो 2 विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गए, और महाशोक है तो 3 विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गए। तो जब जितनी अति होगी उतने ही विस्मय लगते जाएंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगते जाएंगे। अगला देखिए, अगले चिन्ह आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मतलब होता है उद्धारणा, सीधी सीधी बात। एक तो होता है एकल उद्धरण चिन्ह और एक होता है 2 उद्धरण चिन्ह वाली स्थिति। देखिए, किसी के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग है। किसी ने कोई वक्तव्य कहा, अगर हम अपनी बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम किसी और का तथ्य वैसा का वैसा ही प्रयोग में ले आए तो उसे किसमें बंद करते हैं, उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत बंद कर देते हैं। जैसे समझ लीजिए, तुलसीदास जी ने कहा था, तुलसीदास की बात है कि रघुकुल रीति, अब हम कह रहे हैं ना कि तुलसीदास जी ने कहा था, तो जिसने जैसा कहा था हम उसे वैसे ही लिख रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो रघुकुल रीति, जिसका जैसा कथन है वो इन्वर्टेड कॉमास में यानी कि उद्धरण चिन्ह में ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जब बात पूरी हो जाए, उनका वक्तव्य खत्म हो जाए, तो हमें ये इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना है, उद्धरण चिन्ह को यहाँ पर बंद कर देना है, ठीक है। तो ज्यों का त्यों, किसी का वाक्य है, कोई शब्द है, हमें जैसे उन्होंने कहा हम वैसा ही अगर प्रयोग में ला रहे हैं तो वहां पर ये ज्यों का त्यों उद्धरण चिन्ह ऐसे ही लग जाता है। इसके अलावा अगला देखते हैं, किसी शब्द पर जोर देने के लिए, किसी शब्द पर जोर देने के लिए तथा उद्धरण के भीतर देने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। इकहरे का मतलब है ये एक, इस तरह से उद्धरण चिन्ह है, ये भी उद्धरण चिन्ह में आ जाता है। अब कैसे समझेंगे देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, ठीक है। हमें किसी शब्द पर जोर देना है, कहा है कि जोर देने के लिए हम पूरा वाक्य लिख रहे हैं और हमें किसी बात पर जोर देना है, उस पर ज्यादा ध्यान देना है, तो उसे ध्यान देने के लिए हम इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि तुलसीदास कृत तो ठीक है, रामचरितमानस की बात चल रही है यहाँ पर, एक अनुपम कृति है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि उद्धरण के भीतर भी हमें इकहरे चिन्ह का प्रयोग करना पड़ जाता है। वो कैसे, जैसे लेखक ने कहा, जिसने कहा है वो बात यहाँ आ जाएगी उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत। मैं जानता हूं कि पुस्तक की छपाई संतोषप्रद नहीं है, पर कल ही प्रकाशक महोदय कह रहे थे। अब प्रकाशक महोदय जो कह रहे थे हमें उस पर ध्यान देना है, तो क्या किया जाएगा, जो ध्यान देने वाली बात है उसको इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिख देते हैं कि ऐसा प्रेस के लोग, इतनी बात ध्यान रखना ने जानबूझकर किया है। बात पूरी हो गई, लेखक ने जो भी बात कही हमने उसको उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत देखा, यहाँ से शुरू और यहाँ पर खत्म हो गया, और इसके अंतर्गत जो बात आई जिस पर हमें और ज्यादा ध्यान देना था, जोर देना था, ध्यान देना था, वो हमने यहाँ लिख दी। तो समझ रहे हैं आप इस बात को, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना भी चाहिए आपको। आगे देखिए, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में हमने जैसा बताया था, योजक जोड़ने का कार्य करता है। कैसे जोड़ेगा और किस रूप में प्रयोग में आता है, देखिए, सामासिक पदों या पुनरुक्त और युग्म शब्दों के मध्य, या तो वो सामासिक पद होंगे, सामासिक पद समास वाली स्थिति, राधा कृष्ण, माँ बाप, दाल रोटी, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। इसके अलावा पुनरुक्त, पुनरुक्त में जो एक शब्द दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, हल्के हल्के, बूंद बूंद, ठीक है, तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह लगा होता है। युग्म शब्द, युग्म शब्द में जैसे राष्ट्रभक्ति हो गया या अन्य स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो
ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाभ हानि या सामासिक पद में आ गया, पुनरुक्त में ये 2 2 4 4 कह सकते हैं। देखिए बीच में डैश ये योजक चिन्ह है, यहाँ भी योजक चिन्ह। युग्म शब्द, युग्म कुछ शब्द होते हैं जो युग्म में आते हैं, जोड़े में आते हैं, तो वहां भी राष्ट्रभक्ति, इसके बीच में भी योजक चिन्ह लगा होता है। दूसरी बात की जब तुलना की जाती है, तुलना में हम कहते हैं ना इसके जैसा सा सी से वाली स्थिति जब आती है तो उससे पहले भी इससे तुलना की जा रही है, तुलनावाचक सा सी से के पहले भी क्या आता है, योजक चिन्ह आता है। जैसे चांद सा चेहरा, तो सा सी से पहले हमने क्या लगा दिया, योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। इसके अलावा देखिए एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के मध्य में भी क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच में जैसे हम कहते हैं मान मर्यादा, उसने मान मर्यादा का ध्यान रखा, तो मान और मर्यादा के बीच में सहचर है ये शब्द, इनके बीच में योजक चिन्ह आता है। जैसे रुपया पैसा, बात तो वही आ रही है, एक जैसे ही रखते हैं, रुपया और पैसा, इनके बीच में भी क्या है, योजक चिन्ह आता है। धन दौलत कहते हैं, धन और दौलत, वहां भी क्या स्थिति रहेगी, ये जो चिन्ह आता है ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, अगला देखें, सार्थक निरर्थक शब्द युग्मों के बीच कभी कभी हम क्या करते हैं, ज्यादा जब बोल जाते हैं तो सार्थक निरर्थक शब्द हम एक साथ बोले जाते हैं। अब वो सार्थक निरर्थक शब्द क्या होते हैं, देखिए अनाप शनाप, क्या अनाप शनाप बोलता रहता है, क्या अनाप शनाप बोलती रहती है, तो अनाप और शनाप मतलब सार्थक अनाप है और निरर्थक शनाप है। तो जब सार्थक निरर्थक दोनों ही शब्द बोल दिए जाएं तो उसके बीच में भी क्या होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। ऐसे ही खाना वाना, मुझे नहीं खाना, खाना वाना, तो खाना तो सार्थक है, इसका अर्थ है, लेकिन वार्थक मतलब सॉरी जो ये वाना है वो क्या है, वो निरर्थक है, समझ में नहीं आया। तो सार्थक और निरर्थक, एक शब्द सार्थक होगा एक निरर्थक होगा, तो उसके बीच में भी कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह ही लगेगा। ठीक है, योजक चिन्ह लगेगा। इसके अलावा हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जो निर्देशक करे, निर्देश का मतलब है निर्देशक की स्थिति आ जाती है। ठीक है, अब ये भी इसी के जैसा लग रहा है ना, योजक चिन्ह के जैसा लग रहा है, इससे पहले हमने योजक चिन्ह पढ़ा, तो देखिए निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। मतलब अगर ये स्थिति हम योजक चिन्ह की कर रहे हैं तो ये जो बड़ा सा लगेगा ये किसकी पहचान कराएगा, ये निर्देशक चिन्ह की पहचान कराएगा, समझ रहे हैं। तो छोटा वाला जो है वो योजक जो जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये निर्देश देता है, इसके आगे कोई ना कोई बड़ी बात रहेगी। जैसे संवादों को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, संवाद जब हम बातचीत लिखते हैं, ये नाटक वगैरह जब प्रयोग लिखते हैं तब ये काम करता है। जैसे रमेश, अब रमेश ने क्या कहा होगा, तो वो कहने के लिए हमने बीच में किस चीज का प्रयोग किया, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। लेकिन जो हमने इससे पहले कहा था योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या करता है, वो दो शब्दों के मध्य में रहेगा, दो शब्द कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी का पूरा वाक्य इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए रमेश का संवाद, ये संवाद चल रहा है, संवाद मतलब कि बातचीत होना, आपस में बात होना। तो रमेश ने कहा तुम कहाँ रहते हो, ये बात हुई। अब मोहन रोहन, ये रमेश और मोहन के बीच में बात चल रही है, मोहन ने जो कहा वो निर्देशक चिन्ह आई गया। निर्देशक चिन्ह के बाद जो वो कराएंगे में रहता हूं वो अपनी बात पूरी करके निर्देशक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है जब कहना होता है, लिखना होता है, बोलना होता है, बताना होता है। जैसे उसने मुझे ऐसा बताया, अब जो भी बताया निर्देशक चिन्ह लगेगा, उसके बाद में बात होगी। उसने मुझसे ऐसा कहा, अब जो भी कहा वो कहा और निर्देशक चिन्ह लगाया, उसके बाद में उसका कहना जो भी उसने कहा वो लिखा जाएगा। ठीक है, हरि ने लिखा, अब हरि ने जो भी लिखा उसके आगे डैश। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हम कहते हैं गांधी जी ने कहा, देखिए कहना आगे, कहना है, लिखना है, बोलना है, बताना है, ये जितने भी शब्द आते हैं इनके बाद में क्या लगता है, निर्देशक चिन्ह लगता है, क्योंकि थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, निर्देश जो दिया जा रहा है, जो बात कही जा रही है उसके लिए। तो गांधी जी ने कहा, ये देखिए निर्देशक चिन्ह लग गया। अब वो जो भी कह रहे हैं हिंसा मत करो। महेश ने लिखा, अब जो लिखा है लिखा, अब लिखने पर जो भी निर्देश है वो सब निर्देशक चिन्ह लगने के बाद लिखा जाएगा सत्यम शिवम सुंदरम, समझ रहे हैं।
तो जब कहने लिखने बोलने बताने की बात आ जाए तो उन शब्दों के बाद में किसका प्रयोग करते हैं, कौन से चिन्ह का प्रयोग, ये करते हैं निर्देशक चिन्ह का प्रयोग। इसके अलावा क्या प्रयोग होता है, किसी प्रकार की सूची के पहले, या तो आप किसी सामान की सूची बना रहे हैं, जैसे हमें बाजार से ये सामान लाना, तो बाजार से लाने वाला सामान इस प्रकार है। अब किस प्रकार है, जो भी आप नाम लिखेंगे वो सब आते जाएंगे। जैसे सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है। सफल होने वाले छात्रों के नामों की हमने एक सूची बना ली, तो सूची आगे देने से पहले उसमें पहले निर्देशक चिन्ह लगेगा। देखिए, सफल होने वाले छात्रों के नाम निम्नलिखित है, ये लीजिए निर्देशक चिन्ह लगाना है। उसके बाद जो भी सूची हमने बनाई है, जो भी नाम है, वो सब उसके बाद आ जाएंगे। अगला देखते हैं, कोष्ठक। कोष्ठक को वैसे ब्रैकेट भी कहते हैं, ब्रैकेट ठीक है, ये भी कोष्ठक है और ये भी अंदर वाला कोष्ठक है। कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो कोष्ठक के भीतर मुख्यतः उसी सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। मुख्य वाक्य का अंग तो है, लेकिन अंग के भी क्या किया जा सकता है, पार्ट्स किए जा सकते हैं, उसे बांटा जा सकता है। जैसे हमने कहा कि क्रिया के भेदों, अब क्रिया के भेद कितने हैं, अकर्मक और सकर्मक, उनको हमने कोष्ठक में लिख दिया। मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी इन्हें अलग किया जा सकता है। क्रिया के भेद तो है, लेकिन सकर्मक अपने रूप में आता है, अकर्मक अपने रास्ते जाता है, तो दोनों अलग है, लेकिन है क्रिया से ही जुड़े हुए। मुख्य भाग क्या है, मुख्य वाक्य क्या है, क्रिया से ही दोनों जुड़े हुए हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी, लेकिन इसका रास्ता अलग और इसका रास्ता अलग। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए तो भेद अपने में क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, तो उनको ब्रैकेट में यानी कि कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक है, उदाहरण दीजिए। अगला देखिए, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए भी, कोई कठिन शब्द हमने लिख दिया, उसका अर्थ हमें समझाना है कि क्या है, तो वो हम कोष्ठक में ही लिख देंगे। अब जैसे हम कहते हैं कि आपकी सामर्थ्य को मैं जानता हूं। अब सामर्थ्य क्या, आगे तो समझ नहीं पाता सामर्थ्य क्या, तो सामर्थ्य को समझाने के लिए दूसरा शब्द जो उसे सरल बनाया गया है वो कोष्ठक में लिख दिया जाता है साथ साथ। इस सामर्थ्य का मतलब शक्ति भी होता है। ठीक है, सामर्थ्य का मतलब शक्ति भी होता है, तो ऐसे सरल शब्दों से समझाने के लिए उसको कोष्ठक में लिखना पड़ जाता है। अब जैसे किसी का नाम ही है, हरिश्चंद्र नाम है, हरिश्चंद्र नाम है किसी का, लेकिन उर्फ बल्लू, उसे प्यार में बल्लू कह रहे हैं। किसी महान व्यक्ति का नाम है हरिश्चंद्र, लेकिन उसे मतलब क्या, उसका दूसरा नाम भी दे रहे हैं कि अगर ये समझ में ना आए तो फिर क्या कहा जा सकता है, बल्लू भी उसे कहा जा सकता है। ठीक है, बल्लू भी कहा जा सकता है। अगला आता है, अगला समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं कि नाटक में अभिनय निर्देशों को कोष्ठक में रखा जाता है। अभिनय निर्देश का मतलब होता है जब नाटक होता है ना, तो नाटक किस तरह से हो रहा है उसको कोष्ठक में रख देते हैं। जैसे मेघनाद, अब जो भी ये कहेंगे, जो भी करेंगे, निर्देशक चिन्ह लग गया, उसके बाद में अभी क्या कर रहे हैं, इनका अभिनय क्या है, अभिनय कैसे कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़कर क्या करेंगे, कुछ आगे बढ़कर, तो वो बात हमने किसमें लिख दी, कोष्ठक में लिख दी। तो मेघनाद यानी कि कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। तो जाहिर सी बात है, नाटक में जब अभिनय निर्देश होते हैं, अभिनय निर्देश की उसने कुछ हंसकर या उसने रोकर ऐसा किया है वैसा किया, तो वो सब कोष्ठक में प्रयोग में लाया जाता है। अगला देखते हैं, हंस पद या त्रुटि बोधक। हंस पद क्या होता है कि जब हमसे कुछ त्रुटि हो जाए, त्रुटि का मतलब गलती हो जाए और हमें उसको लिखना है, हमें बाद में ध्यान आ गया, हंस यानी कि छूटा हुआ पद वाली स्थिति रहती है। कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। ये तो वही डेफिनेशन, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, देखिए इससे समझिएगा। जैसे हमने लिखा स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, ओहो अब हम एक बात तो लिखना भूल ही गए, अरे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम यहाँ नहीं लिख पाए,
हम यहाँ नहीं लिख पाए तो हमने क्या किया, ये हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह लगा देगा, मतलब यहाँ जो आना था वो हमने ऊपर लिख दिया जन्म सिद्ध। तो जहाँ त्रुटि हो जाए वहां पर त्रुटि बोधक चिन्ह लगाए और वो जो शब्द रह गया है, जो छूट गया है, जो गलती हो गई उसको सुधारें, यहीं पर वो सही हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बात हो गई। तो ये पूरी बात है हंस पद त्रुटि बोधक चिन्ह। ये चिन्ह आपके प्रश्न में आ जाते हैं कि इस चिन्ह को बताओ या ना क्या नाम है, कहाँ इसका सही प्रयोग हुआ, ऐसे सवाल बनकर के आपके सामने आ जाते हैं। एक आता है रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, रेखांकित करना। महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य रेखांकित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने कोई वाक्य लिखा और वाक्य में हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द नजर आ रहा है कि ये महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं, रेखांकित रेखांकन उसमें कर सकते हैं। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब ठीक है भाई, हमें सारी बातें पता चल गई, उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो कौन सी सर्वश्रेष्ठ कृति है, जो भी है उसको रेखांकित कर दीजिए, मतलब कि गोदान। तो ये जो लाइन होती है नीचे जो लगी हुई होती है उसको बोलते हैं रेखांकन चिन्ह। बहुत से इंग्लिश में पता होता है, हिंदी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो रेखांकन चिन्ह क्या होता है, महत्वपूर्ण शब्द है, पद है या फिर वाक्य वाली स्थिति आती है तो उनको रेखांकित कर दिया जाता है। आगे जान लेते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का भी बहुत प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग देखिए कैसे होता है। लाघव का मतलब बताया था, ये लघु से बना है। जब हमें विस्तार में कोई चीज मिले और हमें उसका संक्षिप्त करना हो या लघु रूप देना हो तो लघु के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, सबसे अच्छा। अब एग्जाम्पल समझते देखिए, संक्षिप्त रूप लेने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग हो गया। आप कभी भी जब एग्जाम देने जाते हैं ना, एग्जाम देने जब हम जाते हैं तो उसमें आपने कोने में लिखा हुआ देखा होगा, पूरा पेज मिलेगा, यहाँ पे साइड में लिखा हुआ होगा कृपी, ये इस तरह से लिखा हुआ होगा, कृ लिखा होगा, लाघव चिन्ह लगा होगा, पहले का है, फिर लाघव चिन्ह उ, मतलब इसको पूरा बड़ा चढ़ा करके न लिख करके हमने सिर्फ इसका संक्षिप्त रूप लघु रूप लिख दिया है, लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। तो इसका अर्थ क्या होगा, कृपया पृष्ठ उलटिए। इसको इंग्लिश में भी लिखा जाता है PTO, प्लीज टर्न ओवर, इसको बोलते हैं। खैर यहाँ हिंदी चल रही है तो कृपया पृष्ठ उलटिए, हमें इतना बड़ा नहीं लिखना है, इसका लघु रूप लिखना है। तो लघु रूप हम कैसे लिखेंगे, क्री लिख दीजिए, शुरू का क्री लिख दीजिए, लाघव चिन्ह लगाइए, प्री लिख दीजिए, पै लिख दीजिए, तो लाघव चिन्ह, और उ लिख करके लाघव चिन्ह। समझ रहे हैं? जब हर पेज पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब तो यही होगा कि कृपया पृष्ठ उलटिए। ऐसे ही हमें पूरा नहीं लिखना हो, हम सिंह नगर, तो हम क्या करेंगे, उ लिख देंगे, लाघव चिन्ह, सिंह और ये नगर, बस। कभी आपने देखा होगा डॉक्टर, डॉक्टर कभी भी पूरा नहीं लिखा हुआ होगा, वो उसके आगे लाघव चिन्ह लगा हुआ होगा। समझ रहे हैं? एक आता है लोप चिन्ह। लोप का मतलब होता है लुप्त हो जाना, जब लुप्त तो हमें करना हो तो हम ये डॉट 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 लगा देते हैं, लोप चिन्ह इसको बोलते हैं। देखिए वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखने पर लोप चिन्ह का प्रयोग होता है। हमें कुछ अंश छोड़ना है तो वहां क्या स्थिति रहेगी, जैसे हमने कहा गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, गांधी जी ने जो भी कहा वो उद्धरण चिन्ह में हो गया। ये देखिए उद्धरण चिन्ह में गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब आ गई है के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, तो बहुत सारी बातें पर हमने क्या करा, छोड़ दिया और लास्ट की बातें ले ली थी। तो ये जो आए हैं ये डॉट 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 जो आप देख रहे हैं, इसे लोप चिन्ह कहा जाता है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी बातें छुपा दी गई, हटा दी गई। ठीक है, हम करेंगे या मरेंगे, यहाँ पर उन्होंने बात पूरी कर दी और बात इस तरह से पूरी हो गई। तो ये जो चिन्ह आए हैं बीच में, ये क्या है, ये लोप चिन्ह, मतलब यहाँ पर बहुत सारी बातों को छुपा दिया गया है, लुप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ये तो नॉर्मली प्रयोग में लाए जाते हैं, कुछ होते हैं गौण विराम चिन्ह। गौण विराम चिन्ह क्या करते हैं, पता होने जरूरी है, इनका अर्थ भी पता होना जरूरी है, कहाँ प्रयोग में आते हैं। इसके अलावा ये ज्यादातर जो सवाल आता है ये सिर्फ चिन्ह का नाम पूछा जाता है कि इस चिन्ह का नाम बता दीजिए। जैसे नाम है अपूर्ण विराम, अब अपूर्ण विराम या इसे उप विराम भी कहते हैं, वो आता है ये विसर्ग वाली बात, विसर्ग। ठीक है, जिसे विसर्ग के नाम से आप जानेंगे। तो ये विसर्ग चिन्ह जो होते हैं ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपूर्ण विराम और उप विराम के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं।
अभी लिखे कहा जाते हैं का उपयोग कैसे होगा, देखिए आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने में। हमने कोई बात लिखी, जैसे मान लीजिए हमने कंप्यूटर लिखा और कंप्यूटर के बाद हमने ये लिख दिया और इसके बाद हमने लिख दिया आज की आवश्यकता। तो कंप्यूटर इसके बाद उपविराम के बाद जो बात लिखी जा रही है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करने में कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति वस्तु आदि का परिचय देने में, परिचय देने में भी किसका प्रयोग होता है, उपविराम या अपूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसके अलावा पुस्तक या लेखन के शीर्षक में हमें कोई शीर्षक देना होता है तो शीर्षक में भी उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जन्म व मृत्यु तिथि में साक्षात कथन में जब हमें मान लीजिए लिखना हो दिनांक बताइए, दिनांक है तो बीच में हम उपविराम लगाएंगे और उसके बाद दिनांक आ जाएगी। उससे पहले जन्म तिथि करने के लिए जन्म तिथि है ये लिख दिया, जन्म तिथि लिखी फिर उपविराम, मतलब ये उपविराम बीच बीच में लगता रहता है, ठीक है। तो जन्म व मृत्यु तिथि में साक्षात कथन, उसका साक्षात उसके सामने लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, उपविराम का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है पुनरुक्ति सूचक, जैसे कि नाम आया है पुनरुक्ति, पुनः उक्ति, दोबारा से अगर हम वही उक्ति कर रहे हैं, वही कथन दोबारा कर रहे हैं तो उससे बचने के लिए शब्द या वाक्य की पुनरुक्ति बचाने। मान लीजिए हमने राम नाम लिखा, राम खेलने गया है, राम खाना खाएगा, राम मेरे साथ जाएगा। अब ये राम राम में लिखते हुए हम सीधा सीधा ऐसे लिख देंगे, ये चीज इसका प्रयोग करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग। तो इस शब्द को लिखने से हम बच गए ना, इस शब्द को लिखने से बचने के लिए हमें क्या करना है, पुनरुक्ति शब्द को अपनाना होता है, समझ गए। अगला आता है विवरण चिन्ह, जब हमें आगे को विवरण देना हो, कोई खास जानकारी देनी हो, किसी चीज का ज्यादा विस्तार करना हो तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह कैसा लगता है, ये दो बिंदु लगने के बाद इसके आगे को ऐसे। विवरण चिन्ह किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं कि अक्षांश, हमें अक्षांश के बारे में बात करनी है, इसका विस्तार करना है, अक्षांश होता क्या है, अक्षांश क्या होता है, क्या होते कैसे लेना है, वो सारी बातें इसका विस्तार करने में बस हमें ये कर देना है विवरण चिन्ह। अब जो भी इसका विवरण होगा वो इसके आगे लिख दिया जाएगा, समझ गए। अगला आता है योग चिन्ह, योग चिन्ह का भी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। योजक तो हमने पढ़ा ही था, योग चिन्ह का योग क्या होता है, वैसे से घन भी बोलेंगे, प्लस भी समझते हैं, प्लस से भी समझते हैं बहुत से विद्यार्थी। योग जोड़ना, योग का मतलब भी जोड़ना। अभी जोड़ना क्या होता है, दो या अधिक शब्दों को जोड़ने में प्रयोग में लाया जाता है। दो या अधिक शब्दों को कैसे जोड़ेगा, देखिए संधि को दिखाने के लिए या शब्द की व्युत्पत्ति बताने के लिए, कहने का मतलब ये है, देखें महा और हमने लिखा आलय। अब इनसे जो किस शब्द की व्युत्पत्ति होगी, किसी शब्द की तो व्युत्पत्ति होगी क्योंकि हमने योग कर दिया, इन दोनों को मिलाकर के क्या बन जाएगा, महालय। तो जब हम संधि का प्रयोग करते हैं तो संधि को दिखाने के लिए भी हमने कैसी संधि की, क्या संधि की, उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, योग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हैं। अगला देखें तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, तुल्य जो समान कर दे, जो बराबर बता दे, बराबर कैसे बताने के लिए, समानता सूचित करने के लिए। इसके अलावा संधि व समास को दिखाने के लिए, जब हम संधि पढ़ते हैं या समास पढ़ते हैं तो उसमें इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग, अब जैसे हमने कहा संधि में यदि हम बात करें तो रमा, ईश, अब इसको मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के जो समानता दिखाई जाएगी वो दिखाई जाएगी रमेश में। तो जब भी कभी आप संधि या समास पढ़े तो उसमें आपको इन चिन्हों का ध्यान रखिएगा, ये योग चिन्ह है और ये तुल्यता सूचक चिन्ह है जो तुल्यता समान कर दे। ये दो शब्द आए, इन दोनों का समान रूप क्या आया, रमेश आ गया, ठीक है ना। तो संधि समास को दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तिर्यक रेखा, तिर्यक का मतलब होगा तिरछी रेखा, जिसको ओब्लिक भी कहते हैं, स्लैश भी कहते हैं। तिर्यक तिरछी होती है, ये क्या होती है, या अथवा के अर्थ में। जैसे
हम लिखते हैं पेट्रोल या डीजल। तो या ना लिखा, या नहीं लिखा हमने, अथवा नहीं लिखा, और हमने सीधा सीधा क्या कर दिया, इस तिर्यक रेखा का प्रयोग कर दिया। या तो हम कहते हैं हाँ, हाँ या नहीं, इस तरह से प्रयोग में लाया जाएगा। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, तिरछी रेखा। तिरछी रेखा को क्या कहते हैं, ऑब्लिक भी कहते हैं, स्लेश भी कहते हैं, हिंदी में इसे तिर्यक रेखा, तिरछी रेखा कहते हैं। एक आता है गोली। अब गोली प्रयोग में लाया जाता है जब नोट्स बनाए जाते हैं, तो विद्यार्थी इसको प्रयोग में लाते हैं। गोली ऐसी लगती है ना, गोल, बुलेट। मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप देने के लिए, मुख्य बातों या तथ्यों को सारांश रूप देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गोली या बुलेट को लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें सम्राट अशोक के बारे में लिखना है, सम्राट अशोक के बारे में लिखना है, और अशोक के लिए हमें लिखना है कि वो एक महान सम्राट था, उसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध। ऐसे जब बात आएगी तो बुलेट्स इस तरह से लगते हैं, एक पॉइंट लिख दिया, दूसरी बात है, तीसरा तथ्य, तो बुलेट्स इस तरह से काम में आते हैं और अच्छा भी लगता है, सुंदर भी लगता है ऐसे देखने में। समझ गए? लास्ट आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। ये चिन्ह आपसे एग्जाम में पूछ रहे हैं ना, तब पता चल जाएगा आपको। समाप्ति सूचक चिन्ह। अब समाप्ति सूचक में आप कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं, बुलेट्स 3-4 लगा दीजिए, या फिर आप ये इस तरह से जो भी डिजाइन आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। समाप्ति सूचक, लेख या पुस्तक की समाप्ति का बोध कराने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, समाप्ति सूचक। जब जहां पर ये पहचान करा रही हो कि यहाँ पर हमारा लेख जो है, यह जो पुस्तक है वो समाप्त हो गई। मान लीजिए सब कुछ समाप्त हो गया, तो अब यहाँ पर हम इस तरह से कर सकते हैं, ये लीजिए चिन्ह भी समाप्त हो गए और हमारी क्लास भी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम चिन्हों को यहीं हम विराम देते हैं। बहुत सारे विराम हो गए हैं। ठीक है, तो आप मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।